नमस्कार साथियों, आपका दिग्विजय सुपर स्टडी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी से रूबरू करा रहे हैं। यूपी लेखपाल, सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी पुलिस, अन्य जितनी भी भर्तियां हैं ए लेवल को छोड़ के बाकी आपको सभी में समाहित कोर्स ये बहुत ही उपयोगी है। पॉलिटी की क्लासेस आपके लिए, तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हम आपको 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम तक पढ़ा चुके थे, जिसमें हमने आपको बताया था मार्ले और मिंटो ने 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मुस्लिमों के लिए शुरुआत की थी और मिंटो को ही सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। हमने आपको ये भी बताया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षण में अंतर बताया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, एक ही समुदाय के लोग वहाँ से खड़े होंगे, प्रत्याशी खड़े होंगे और एक ही समुदाय के लोग वोट डालेंगे, इसे हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। यानी कि अगर मुस्लिम व्यक्ति को वहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया, सिर्फ मुस्लिम ही वहाँ पर वोट डालेंगे, इसे ही कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। हिंदू हैं, ईसाई हैं, अन्य लोग नहीं डालेंगे। और आरक्षण किसे कहते हैं? आरक्षण में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या किसी क्षेत्र से एक आरक्षित सीट कर दी गई है और उसमें क्या होता है कि किसी भी, मान के चलो एक एससी वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए वो आरक्षित की गई है सीट, तो वहाँ से दलित का तो व्यक्ति खड़ा होगा, लेकिन जो मत देने का अधिकार होगा वो ऑल टोटल सब धर्म और अंगड़ा पिछड़ा सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अंगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, यानी सभी को वोट डालने का अधिकार है। इसे ही हम बोलते हैं आरक्षण। आज हम नई शुरुआत करेंगे, नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। जैसे हम नया टॉपिक है 1919 का भारत शासन अधिनियम, या ऐसे ही हम कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। लिखिए डालिए हेडिंग 1919 का भारत शासन अधिनियम, या ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। आप लोगों के हमने कमेंट्स पढ़े, किसी ने कहा कि आप बहुत धीमे धीमे सर पढ़ाते हैं, तो आज हमने सोचा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन बात इसलिए है कि धीमे इसलिए पढ़ाते हैं कि आप हमारी जो बातें आपके जहन में उतर जाए। आपको हम बहुत डीपली तरीके से समझा रहे हैं। हम चाहते तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा सकते थे, इसलिए हमने पॉइंट बाय पॉइंट न लिखा के आपको बहुत ज़्यादा डीपली समझा रहे हैं। बात को एक एक शब्द को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि, और यही जो शब्द है हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आरक्षण किसे कहते हैं और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसे कहते हैं। आज के समय में कंपटीशन में की दृष्टि से ये शब्दों से क्वेश्चन बने के आते हैं। अब वो समय नहीं बचा कि कब बाबर की लड़ाई हुई थी, कब प्लासी का युद्ध हुआ था, कब ये हुआ था, तो ये सने नहीं पूछी जाती हैं। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ घुमा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। भारत शासन 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे 1919 में। कौन थे? लिखना है एक बार साथ में। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल। मॉन्टेग्यू कौन थे? 1919 में भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? गवर्नर जनरल। हम गवर्नर मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों ने मिलकर भारत में एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक अधिनियम पारित किया, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। लिखो, इसमें लिखो, दोनों ने मिलकर, यहाँ पर लिख लेना, दोनों ने मिलकर 1917 में, दोनों ने मिलकर 1917 में एक रिपोर्ट तैयार की। एक रिपोर्ट तैयार की जिसे हम 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। मित्रों, साथियों, अभी थोड़ा लेख पे ध्यान न दें क्योंकि शुरुआत में लेख थोड़ा इधर उधर हो रहा है, उसमें हम सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, उस टाइम पे भारत के मॉन्टेग्यू सचिव थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे? गवर्नर जनरल थे। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने दोनों ने मिलकर 1917 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। वह रिपोर्ट 1919 में किसके रूप में प्रेषित की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के रूप में। हेडिंग डालो विशेषता, लिखिए, साथ में आप लिखते जाइए। और फिर हम आपसे कह रहे हैं आपके क्वेश्चनों का स्वागत रहेगा। क्वेश्चन होने चाहिए, इसी टॉपिक से क्वेश्चन होने चाहिए, और अदर टॉपिक से हो तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो अभी पढ़ा रहा है उसी से आप क्वेश्चन पूछें, आपको उनका बहुत बढ़िया स्वागत रहेगा। बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल कमेंट्स लिखें, हम आपको उत्तर देंगे, ठीक है। नंबर 1 विशेषता लिखें। अच्छे क्वेश्चनों का इसलिए स्वागत रहेगा, आप चाहें जब पूछ सकते हो। आप नंबर है उसमें नंबर भी डला है, आप कहो तो नंबर से भी फोन करके आप पूछ सकते हो, कभी भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या थी? 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रस्तावना पेश की गई थी। 1919 का अधिनियम है चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसमें पहली बार प्रस्तावना पेश की गई थी, और प्रस्तावना में एक नया शब्द जोड़ा गया था, वो था उत्तरदायी शासन। लिखिए साहब, अधिनियम की एक प्रस्तावना थी, ऐसे लिखो, अधिनियम की एक प्रस्तावना थी, अधिनियम की एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में पहली बार उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया। उन्नीस के अधिनियम में पहली बार 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रावधान किया गया था या वर्णन किया गया था। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, उत्तरदायी शासन किसे कहते हैं? उत्तरदायी शासन का मतलब ये होता है 1919 तक आते आते इनके इतने अत्याचार बढ़ गए थे, अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए थे, इन लोगों में आपस में विरोध होने लगा। ब्रिटेन की संसद में विरोध होने लगा। वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हम एक ऐसा करते हैं, एक अधिनियम बनाते हैं जिसमें आपकी पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उत्तरदायी शासन का मतलब ये है कि इन्होंने कहा था इस अधिनियम में, आज से हम एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेंगे और हम जनता के प्रति जवाबदेही होंगे। यानी जो शासन करेंगे, यदि हम जो भी नियम बनाएंगे, यदि आप लोग उसका विरोध करेंगे या कहेंगे हमारे हित के नहीं है, तो हम उसको समाप्त कर देंगे। इसे ही बोलते हैं उत्तरदायी शासन, या दैट इज उत्तरदायी शासन। सीधी सी बात यह है, या सीधे से हम कह सकते हैं कि जनता के अनुसार जो कानून बनेंगे उसी को उत्तरदायी शासन कहते हैं। यदि जनता को वो कानून नहीं पसंद की, तो उन्हें कह सकते हैं उन्हें सही नहीं लग रहे हैं या उनकी कल्याण के लिए सही नहीं है, तो उन्हें हम क्या कर देंगे बताओ? समाप्त कर देंगे। इसे ही हम बोलते हैं उत्तरदायी शासन, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी शासन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, रिस्पॉन्स गवर्नमेंट, ठीक है। तो दूसरा पहला पॉइंट हो गया उत्तरदायी शासन। अब बात कर लो उत्तरदायी शासन की शुरुआत कैसे हुई थी, कारण थे उसमें 3 कारण थे, ध्यान सुनना है। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन के पीछे 3 कारण थे। कितने कारण थे बताओ? 3। भाई ऐसे तो
जो अंग्रेज लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक क्राउन ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, नेता थे, ऐसे तो आप कोई मान के चलो उनके जैसे शासन कर रहे वो तो अपने अनुसार करेंगे। जब उनका ज्यादा विरोध होने लगता था तो उन्हें एक नई तरीका अपना लेते थे जिससे भारत की जनता का हो जाए, बताओ, संतुष्ट हो जाए, भारत के सभी लोग संतुष्ट हो जाएं। तो उसमें 3 कारण थे। कारण क्या क्या थे? उत्तरदायी शासन के 3 कारण। आप लोगों को पता होगा भली भांति 1914 से लेके 1900 कहां तक बताओ? 1900 लगभग 18 तक। कहां तक बताओ? 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। क्या चला बताओ? 1914 से लगभग कहां तक बताओ? 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध। 1916 में होम रूल की स्थापना की गई, लीग की स्थापना की गई। उसमें कौन किसने स्थापना की थी? एनी बेसेंट। किसने बताओ? एनी बेसेंट। होम रूल की स्थापना की गई और किसने की? एनी बेसेंट। 1916 में ही और गरम दल कॉमन नरम दल, इधर मुस्लिम लीग, हिंदू संगठन कह सकते, हिंदू और कौन बताओ? या हिंदू ना कह के आप ऐसे कह सकते हैं कांग्रेस। भाई हिंदुओं को संगठन कौन था? कांग्रेस था। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। इनका आपस में समझौता हो गया। क्या हो गया बताओ? भाई 1906 में कांग्रेस का क्या होगा तो बताओ? विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे 1916 में आए थे गरम दल और नरम दल को समझौता हुआ, ठीक है। और इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इधर 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने ये कहा कि भारत के लोगों से, और जब गांधी जी ने भी आग्रह किया था कि अधिक से अधिक संख्या में नई युवा सेना में भर्ती हो। इन्होंने ये कहा था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में आप हमें हमारा साथ दो, आप सैनिक भेजो अपने, हम आपको इसके बाद क्या कर देंगे बताओ? आज़ाद कर देंगे। क्या कर देंगे? आज़ाद। इन्होंने ऐसी बात रखी थी। तो जबकि 1914 में लगभग में गांधी जी ने बहुत आह्वान किया था नई युवाओं से, भारत के नई युवाओं से, आप सेना में भर्ती हो, और सेनाओं का कहते हैं बताओ ब्रिटेन के साथ दें, ऐसे उन्होंने आह्वान किया था। और इसके साथ साथ 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हो गई, एनी बेसेंट ने की। तो इसके मुख्य 3 कारण थे जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। वो इस यहाँ से जब तीन चीजें हुई, भाई अंग्रेज ना चाहते हुए भी अंग्रेजों की ये सब चीजें हो गई। अंग्रेजों की समस्या ये हो गई, ये लोग अभी बटे थे, निकले तो अच्छा था। अंग्रेजों की सरकार के लिए क्या था? अच्छा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब ये लोग एक हो गए तो इसके नागवार गुजर रही थी, ये एक कैसे हो गए? जब एक हो गए तो एक ताकत हो गई, एक साथ में हो गई बताओ? एक साथ ताकत हो गई। जब एक साथ ताकत हो गई तो अंग्रेजों के लिए झुकना पड़ा। तो उन्होंने कौन सी बात रखी? जब उन्होंने बात रखी कि हम आपके लिए उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करेंगे। क्या की करेंगे बताओ? उत्तरदायी शासन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की व्यवस्था करेंगे। ये 3 कारण थे, लिखो। दूसरी विशेषता, इस अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की प्रावधान किया गया। पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की। लिखना है आप लोगों को, सभी को साथ में, ठीक है?
साथियों, 1919 के अधिनियम से पहले द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं थी। क्या सुनना, 1919 को अधिनियम में पहली बार शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या संचालित करने के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। हम कह सकते हैं आज के समय में केंद्र में लोकसभा है और राज्यसभा है। उस समय में जब चलाने के लिए एक थी विधान परिषद, क्या थी बताओ, विधान परिषद, और एक थी नहीं कार्यपालिका है तो राज्यसभा, क्या थी बताओ, राज्यसभा। तो इधर लिख लेना विधान परिषद, और इधर क्या थी दूसरी, राज्यसभा। यानी कि इस अधिनियम द्वारा क्या करी गई बताओ, द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। द्विसदनात्मक मतलब दो सदन चाल में कौन कौन से, एक तो विधान परिषद और एक कौन से चाल में बताओ, राज्यसभा। अगर हम वर्तमान की बात करें, क्या की बात करें बताओ, वर्तमान में विधान परिषद को क्या बोलते हैं, लोकसभा। क्या बोलते हैं, लोकसभा। और यहाँ मैंने क्या कह सकता है, संसद। क्या कह सकते हैं बताओ, संसद कह सकते, सीधी सी बात, इधर संसद लिख लीजिए। क्या कह सकते हैं बताओ, संसद, ठीक है। और राज्यसभा को राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं बताओ, राज्यसभा। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। इन्हें बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। कहो तो लिख दें साथ में, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लिख लेना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 3 घटनाएं घटी थी। 1914 से लेकर 1918 का प्रथम विश्व युद्ध, होम रूल लीग की स्थापना, और इधर गरम दल नरम दल में समझौता, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इनके लिए पच नहीं रही थी बात। क्यों नहीं बच रही थी, इन्हें ये पता था कि ये सब लोग, जब ये गरम दल भाई भारत की अगर भिन्न राज करो है भारत पे, तो क्या के कारण करो, फूट डालो राजनीति पे करो। भारत को विभाजन करके राजनीति करी, हिंदू को अलग लड़ाओ, भिन्न मुसलमान को अलग लड़ाओ, ऐसी तो भिन्न राजनीति करी और ऐसी भी सक्सेसफुल रहे। अब इन्हें कह लगो कि हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कहो समझौता है, इधर गरम दल और नरम दल में समझौता है। अब इनकी एक बनेगी ताकत, अब ताकत बनेगी, अब जी का कहें बात रखे स्वतंत्रता की बात रखे कि हम स्वतंत्र करो, तो करो बताओ, स्वतंत्र करो। तो उनने जब विचार करेगी, जब ये सब चीजें एकत्रित हो रही, तो हम क्यों ना एक ऐसे अधिनियम की व्यवस्था करते हैं। अपनी प्रस्तावना में क्या बात रखे थे, हम आज से आपके उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार हम शासन चल रहे हैं। अगर आप जाके इस अधिनियम सही है तो हम कार्यकार हैं अधिनियम पे, अगर आपके गलत है या सही नहीं है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो हम बात करते हैं, निरस्त करते हैं। सीधी सी बात जो है, जनता के प्रति उत्तरदायी हम हैं, या जनता के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कल्याणकारी राज्य की क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। अगली का है विशेषता, तीसरी व्यवस्था लिखो, इस अधिनियम द्वारा पहली बार, रोचक बात है, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1892 में भारत की जनता को या भारत को मत देने का
शुरुआत हो गई थी, ठीक है, देने का अधिकार। लेकिन 1892 में क्या का स्थिति थी कि जो जनसंख्या थी उसका मात्र 1% साथ, कितना बताओ, मुश्किल में 1% जो रिच लोग थे, धनी लोग थे, जो कर देते सरकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देते, या जमींदार लोग थे, उन्हें सिर्फ वोट डालने का अधिकार था। अब 1892 से 1909 तक आते आते थोड़ी बहुत और जनसंख्या बढ़ी, वोट डालने का अधिकार और मिला, तो उन्होंने क्या शुरुआत कर दी थी, मुस्लिम के लिए एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। तब किसने कहा था बताओ, हमने आपको बताया था, किसने कहा था कि लोग उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी, किसने कहा था, ये आप लोग कल बताओगे, कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है, और आपको बताओ। तो उभरती हुई किसने कहा था, उभरती हुई लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये कथन है, हमने आपको लिखाया था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते फिर 1919 में उन्होंने जब सब मांग रखी गई कि महिलाओं को क्यों पीछे रखा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, हम यहाँ से महिलाओं के लिए मत देने का अधिकार करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो 1919 में पहली बार महिलाओं को साथियों मत देने का अधिकार मिला, ठीक है। चौथी विशेषता क्या थी, चौथी विशेषता थी केंद्र व राज्यों में विषयों का बंटवारा हो गया था। क्या क्या थी बताओ, केंद्र व राज्यों में, लिखो साथ साथ में लिखते जाओ, राज्यों में विषयों का बंटवारा हो गया था, केंद्र और राज्यों में विषयों का बंटवारा हो गया था। पांचवी विशेषता लिख लो, केंद्र का हेड कौन होता था उस समय, केंद्र का हेड होता था गवर्नर जनरल, कौन होता था बताओ, गवर्नर जनरल। और प्रांत का हेड कौन होता था, प्रांत का हेड होता था सिर्फ जनरल, कौन होता था बताओ, यानी जनरल ही गवर्नर, सॉरी, कौन होता था, गवर्नर। केंद्र का हेड कौन होता था, गवर्नर जनरल, और प्रांत का कौन होता था हेड, गवर्नर। जैसे हम आज की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो अभी केंद्र में हेड कौन है, राष्ट्रपति है। अगर हम बात करें वैसे कौन है बताओ, मुख्य कौन है, राष्ट्रपति, और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल है, वो कौन की कार्य करते हैं, राष्ट्रपति की कार्य करते हैं। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में राज्यपाल की कार्य को करते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल। तो उस टाइम पे केंद्र में को तो गवर्नर जनरल, और राज्य में को तो गवर्नर। आजू की डेट में गवर्नर कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो प्रांत में कौन हेड है, आजू की डेट में कौन है हेड, गवर्नर है, ठीक है। प्रांतों में इसके द्वारा, प्रांतों में इसके द्वारा द्वैध शासन, यानी कि द्वैध बोल सकते या दोहरा शासन प्रणाली की, दोहरा शासन प्रणाली की स्थापना की गई, या कह सकते हैं शुरुआत की गई, की स्थापना की गई। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ केंद्र की बात नहीं चल रही, यहाँ काय की बात चल रही बताओ, प्रांत की, काय चल रही, प्रांत की। प्रांत मतलब राज्य में दोहरे शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। राज्य का मुख्य कौन होता था बताओ, कौन होता था, गवर्नर। राज्य का मुख्य कौन होता था, गवर्नर। गवर्नर ने जो उसे विषय मिले थे, यानी कि हम कह सकते हैं गवर्नर के जो काम होते वो दो भागों में बांटते थे गवर्नर, ठीक है। इधर लिख लेना, जो काम होते थे, जो काम थे उनको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बताओ, दो भागों में। गवर्नर ने दो भागों में बांटे अपने काम, एक तो आरक्षित,
कौन? आरक्षित, और कुछ काम हो गए हस्तांतरित। और दोनों काम किसके लिए होते थे? जनता के लिए। किसके लिए होते थे? जनता के लिए। आरक्षित कौन थे? ध्यान सुनो, इधर देखिए आप पहले। आरक्षित थे वे काम जो स्वयं गवर्नर करता था, वे काम जो स्वयं गवर्नर करता था। हस्तांतरित कौन थे? वे काम जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते थे। कुछ आई बात समझ में? जैसे आज के समय में ले मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कुछ अपने पास काम रख लेते विषय बंटवारा में, और कुछ मंत्रियों को दे दे। तो बात जो अपने पास रखे हैं हम बिना का बोलते हैं आरक्षित, जो दूसरे जो जनता द्वारा चुन के जा रहे हैं बिना का बोलते हैं हस्तांतरित। तो गवर्नर ने जो काम थे कितने भागन बांट दे? 2 भागन में, एक तो आरक्षित और एक हस्तांतरित। तो 1919 के एक्ट से प्रांतों में कौन सी व्यवस्था की गई? दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। एक लास्ट और विशेषता लिख लो, फिर आगे चालू कर। इस एक्ट द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा पहली बार, इस अधिनियम द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। उन्नीस के एक्ट के अधिनियम से पहले जो लोक सेवा आयोग था वो था नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप एक अंदाजा लगाओ, जब अपने यहाँ लोक सेवा आयोग नहीं था तब भारत में इतने लोग होशियार थे कि भारत में से बाहर जाके लंदन में पढ़ाई करके वो लोग ISPCS बने। कौन बने बताओ? ISPCS बने। तो तब की, और 1919 में आके लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। उससे पहले भी तो जैसे और लोग थे, जो रविंद्र घोष थे शायद, और भी लोग थे जिन्होंने ISPCS कर रखी थी, ISPCS थे। तो अपने भारत में तो कब आके वहां स्थापना हुई? 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लेकिन अपने भारत में तब भी अपन लोग बहुत पिछड़े हुए थे, वंचित थे, पढ़ाई के लिए सुविधाएं नहीं थी। लेकिन फिर भी अपने यहाँ इतने लोग होशियार थे, वहां विदेशों में जा जाके पढ़ के किस ISPCS बन के आए। लोक सेवा आयोग किसी? लोक सेवा आयोग में यही तो होते हैं ISPCS। जैसे सिविल, अब कहते हैं सिविल। सिविल। आज इतने ही रहने दो, ठीक है, लाइट चली गई। मित्रों धन्यवाद मित्रों, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी आपको समझ में ना आया हो, जो भी क्वेश्चन हो, आपके मन में डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल लिखें, हम आपको उत्तर देंगे। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करें हमारे चैनल को, जिससे अधिक से अधिक सब्सक्राइब हो। और आप प्रतिदिन और बेल आइकन घंटी का दबाना न भूलें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे। आपको प्रतिदिन क्लासें मिलेगी। थोड़ी असुविधा के कारण अभी पॉलिटी की क्लास चल रही है, हम कोशिश करेंगे कल से आपको हिंदी की क्लास दी जाए, और आपको दिग्विजय सर मैथ की क्लास देंगे, और भी व्यवस्थाएं करेंगे कि आपको कम से कम पूरा कोर्स कवर हो। टेट का कोर्स कवर हो, यूपी पेट का कोर्स कवर हो, और यूपी लेखपाल, बनपाल, रीट, पटवारी, MP टेट, इस सभी के कोर्स कवर हो लगभग में। हमारी जो ऐसी महत्वाकांक्षा है। हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।